न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत। नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ हैं बहुत ही ख़ास मेहमान जो न सिर्फ आपको मोटिवेट और इंस्पायर करेंगे बल्कि कहीं ना कहीं आप भी प्राउड फील करेंगे। मेरी मुराद है आज के ख़ास मेहमान कृष्णा अवस्थी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा अवस्थी है। मैं 17 साल का हूँ और अभी रिसेंटली मेरी मोची नेवी में सिलेक्शन हुआ है एंड मेरी ट्रेनिंग पीरियड अगले मंथ कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा मेरा। कृष्णा अवस्थी, अपने परिवार के बारे में कुछ बताएंगे? ओके, सो मेरी फैमिली में मेरे पापा योगेश अवस्थी, ही इज अ बिजनेसमैन। मेरे मम्मा वो एक फॉर्मर टीचर रह चुके हैं जी। उन्होंने 16 इयर्स का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरे दादू एज अ इंजीनियर ही यूज्ड टू वर्क एंड उसके बाद मेरी दादी वाज अ फॉर्मर टीचर एज वेल एंड अभी मेरे एक छोटी बहन भी है एंड शी इज करंटली इन 7th ग्रेड। ओके कृष्णा, आप महज 17 साल के हैं जी। 17 साल की उम्र में नौजवानों को ज़्यादातर पता नहीं होता कि क्या करना है। गुस्सा, कन्फ्यूजन, क्रश, वो इन सब में होते हैं। लेकिन आप महज 17 साल की उम्र में मर्चेंट नेवी के लिए क्वालिफाई कर गए। तो ये मर्चेंट नेवी में जाने का जो एक स्पार्क था, ये कहाँ से आया? मैं जब 6th क्लास में था, मेरे एक एल्डर ब्रदर ने मोची नेवी ज्वाइन की थी। उन्होंने भी एग्जाम क्रैक किया था, उनका रैंक भी बहुत अच्छा था जी। एंड वो सेम कॉलेज में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, वो सेम कॉलेज में गए। अच्छा जी। एंड वो मेरे लिए एक स्पार्क था जिससे मेरे को मोटिवेशन मिली टू जॉइन मोची नेवी। उधर से ही स्टार्टेड सोचिंग अबाउट मोची नेवी और उधर से ही लाइक वही मेरा एक इनिशियल पॉइंट था एंड I ended up being here. आपका स्कूल जहाँ आप पढ़े, आपने 10th 12th की, कुछ उसके बारे में बताएंगे हमें? मैंने 10th की थी सिटी वर्ल्ड स्कूल से। सिटी वर्ल्ड स्कूल ये कहाँ पर है? जालंधर। ठीक है जी। मेरे लिए लाइक दिस स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। सिटी वर्ल्ड स्कूल का ऑरा, इधर के टीचर्स, जितने एफर्ट्स मेरे लिए टीचर्स ने करे, आई डोंट थिंक सो किसी और टीचर ने आज तक किए होंगे। बाकी इन माई 12th मैं मेनली अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस था एंड उसी की वजह से आई एम हियर। तो आपके टीचर से कभी आप बात करते थे कि भाई मैंने मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना है, तो क्या कहते थे वो कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, या मोटिवेट करते थे, इनकरेज करते थे, क्या था? हमेशा मेरे को इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया है, मेरी फील्ड को लेकर। इवन दो उतना नॉलेज नहीं रहता है इस फील्ड के बारे में, बट मेरे टीचर्स को इवेंचुअली पता था इस चीज़ के बारे में एंड उन्होंने मेरे को बताया कि उस चीज़ में क्या क्या रहता है। आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे टीचर्स ने काफ़ी अच्छे से गाइड किया था मेरे को। राइट। तो स्कूल का आप जिस मुकाम पे आज पहुंच गए, 17 साल की उम्र में मर्चेंट नेवी के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए आप, तो आपके स्कूल के टीचर्स का, उन्होंने जो स्किल्स प्रोवाइड की, उसका क्या रोल रहा, थोड़ा उस पर बताएंगे? मैं तो बेसिकली ऑलवेज सेड इट, मैं तो सारे क्रेडिट्स जितने भी है, आई नो मैंने भी मेहनत किया, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बट जो मेन एस्पेक्ट रहता है, जो मेरे स्पीकिंग स्किल्स के जितना भी एफर्ट्स वगैरह था, वो सब मेरे टीचर्स के थ्रू आया था। उन्होंने जितना मेरे को हेल्प किया इस चीज़ को लेकर, जितना मेरे को गाइड किया इन चीज़ों में, आई डोंट थिंक सो कोई और कर पाता एंड आई एम ग्लैड टू हैव दीज काइंड ऑफ टीचर्स अराउंड मी। कृष्णा, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, इस सब से झलक रहा है कि आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अलग हुई है, डिफरेंट हुई है। तो जब कोविड-19 था तो उस टाइम आप किस स्टेज से गुजर रहे थे, कौन सी क्लास में थे? मैं 9th क्लास में था उस टाइम पे, और उस टाइम पे ऐसा था कि लोग बोल रहे थे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई बाहर नहीं जा पा रहा। उस टाइम पे आई थॉट कि हर टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उस टाइम पे मैंने कोडिंग करना स्टार्ट किया, मैंने कोडिंग सीखी एंड फिर मेरे पे अभी एट दिस पॉइंट एक ऐप डेवलपर का भी सर्टिफिकेट है। मैंने 30+ गेम्स बना रखी हैं मेरे प्रोजेक्ट्स में एंड मेरी एक ऑनलाइन की भी मैंने गूगल फायर कोई सॉफ्टवेयर होता है, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत टाइम हो चुका है, बट मैं कोडिंग में भी इंटरेस्टेड था एंड मेरे पे सर्टिफिकेट्स हैं उस चीज़ के एंड मेरी अपनी वेबसाइट भी है। सो वाओ, दैट इज सो गुड, मींस कुछ ना कुछ करते रहते हो आप। मेरे को बस ये था कि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को जहाँ लगना है मैं वहाँ पे रहूँगा ही रहूँगा, और बेसिकली आई वांटेड कि मेरी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शंस ना आए।
और ऐसी ऐसी चीज़ों में लगा रहा मैं कि कभी कभार फुटबॉल खेल लिया, कभी कभार मैं कोडिंग में लग गया। फिर मोस्टली तो मेरा पढ़ाई का ये था कि मेरे को पढ़ाई में ही ज़्यादा फोकस्ड रहना। ओके कृष्णा, आपने मर्चेंट नेवी में जाना था, आपको आपके एक भाई से मोटिवेशन मिली, स्कूल ने कहीं ना कहीं इनकरेज किया, फैमिली आपके साथ थी, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ यू एंड योर गोल, है ना? True. तो जर्नी तो आपका रहा। उसमें अब आप मुझे ये बताइए कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपने क्या होमवर्क किया, क्या रिसर्च की? क्योंकि यूजुअली आपकी उम्र में बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया, मेरे ब्रदर ने ज्वाइन किया था, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा गाइड किया इस चीज़ को लेकर कि क्या क्या रहता है, कैसे कैसे करना होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो मैंने 6 से लेकर 9 तक तो मेरा ये सर्च वर्क चल रहा था कि अभी तो लाइक आई हैड दैट प्लान कि मेरे को ज्वाइन करना है मुझे। मतलब 6th क्लास से लेके 9th तक आप इसी धागे को पकड़ के चलते रहे? exactly, क्योंकि उतना मेरे को इंटरनेट का सोर्स इतना ज्यादा था नहीं कि मैं यूज करूं, और लाइक इतना ज्यादा यूज करना आता भी नहीं था जी। तो जब जो एक्चुअल मेरा सर्चिंग फेज था वो 8th 9th में स्टार्ट हो चुका था। उधर से मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स उधर से ही मैंने ट्राई किया कि मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को और एनहांस करूं, एंड वो कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प कर गया लाइक इंटरव्यूज वगैरह में। ओके, आप हमारे दर्शकों को, जो नौजवान कैमरे के उस तरफ बैठे हैं हमारे दर्शक, आप बताना चाहेंगे कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए क्या स्टेप्स रहे आपके, क्या प्रोसीजर रहा? बेसिकली मैंने क्या कहते हैं डेक कैडेट, लाइक एज अ डेक कैडेट मैंने ज्वाइन किया। तो बेसिकली बहुत सारे रूल्स रहते हैं मर्चेंट नेवी में। आप 10th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। 12th के बाद देयर आर 2 वेज। एक होता है डेक ऑफिसर, एज अ डेक ऑफिसर ज्वाइन करना, और एक रहता है कि आप इंजीनियरिंग साइड से ज्वाइन करना। मेरे को इंजीनियरिंग में इतना कुछ था नहीं कि मेरे को इंजीनियरिंग ज्वाइन करना है, इसलिए आई वेंट फॉर डेक कैडेट। बाकी फॉर 10th जीपी रेटिंग का कोर्स रहता है जो आप 10th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, बट उससे आप ऑफिसर लाइन में नहीं जा सकते। आप एज अ क्रू ज्वाइन करते हो शिप को, ऑल्दो उसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है, सो लाइक दैट इज अ गुड ऑप्शन। बाकी फॉर दी डेक कैडेट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, लाइक बहुत डिफिकल्ट सिलेक्शंस रहती हैं उधर, लाइक बहुत कट ऑफ रहता है उधर। इस साल ये जो टेस्ट आपने दिया, क्लियर किया, पेयर हुए थे, कितने लोगों ने वो टेस्ट दिया, आप कुछ बताएंगे? अराउंड फिगर तो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता रहता, बट इट इज सेड कि इस बार 80,000 बच्चों ने, 80,000 लोगों ने इसमें जाके एंट्री की इस रेस के लिए, और उसमें कितने लोग पंजाब के फाइनली सेलेक्ट हुए? ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, बट जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ विच इज वॉल्यूम में पंजाब के 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, एक मैं एंड दूसरा भी मेरा दोस्त ही है। हमने साथ में मेडिकल एग्जाम्स दिए थे। अच्छा। और उसके बाद से हम तब से बात कर रहे हैं साथ। राइट। तो इसमें मैंने सुना है कि आपको स्पॉन्सरशिप भी मिला, तो थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। एग्जाम जो IMUCT एग्जाम रहता है उससे पहले आपको स्पॉन्सरशिप लेना लाइक इम्पोर्टेंट रहता है थोड़ा बहुत। अब IMUCT के बाद भी ले सकते हो, बट सीट्स बहुत कम हो जाती हैं। वॉल्यूम के लिए मेरे कॉलेज में देयर वर ओनली 20 सीट्स, लाइक सभी के लिए। जिस कॉलेज में अब आपको मिला है सीट, उसमें कॉलेज के अंदर कंपनीज रहती हैं और कंपनीज की अपनी सीट्स रहती हैं। राइट। तो मेरी कंपनी में 20 सीट्स थी एंड सभी अलॉट हो चुकी थी। ऑल्दो IMUCT का एग्जाम इस बार बहुत सारे हार्डशिप्स रहे थे उस एग्जाम में, तो उसकी वजह से कुछ बच्चों के ड्रीम्स एकदम पानी में चले गए थे उस लाइक एग्जाम की वजह से। बाकी तो लाइक हम मेरे ग्रुप में 5 लोग थे एंड उसमें से सिर्फ 2 का सिलेक्शन हुआ था। राइट। मतलब जिस कॉलेज में आप गए वहाँ पे कंपनीज की अपने अपने स्पेसेस हैं। Exactly. उन कंपनीज के आप पंजाब में से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए। हाँ. मतलब 20 स्पेसेस थी उस कंपनी के पास, पंजाब के आप 2 सेलेक्ट हुए। ऑल ओवर इंडिया, पंजाब में से। ओके, तो ये जो कंपनी, इसके बारे में कुछ बताएंगे जिसने आपको स्पॉन्सर किया? हाँ, मैं स्पॉन्सर हुआ वॉल्यूम शिपिंग मैनेजमेंट से एंड ये शंघाई की कंपनी है। शंघाई चाइना जी, शंघाई इज इन चाइना जी। और इसके बहुत सारे वेसल्स हैं। मैनेजमेंट कंपनी है, तो मैनेजमेंट कंपनीज का क्या रहता है, बहुत सारे वेसल्स होते हैं, हर टाइप के वेसल्स होते हैं उसमें। और इसमें लाइक जो सैलरी रहती है वो बहुत हैंडसम रहती है, लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है। ओके, मुझे एक चीज़ बताइए कृष्णा यहाँ पे कि अभी तो आप कॉलेज में जाएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आपको पैकेज कितना मिलेगा जब आप बन जाएंगे? बेसिकली स्पॉन्सरशिप का ये मतलब रहता है कि आपकी जॉब पक्की है। ओके, बट एक वही एक्सेप्शनल केस रहता है कि आप कॉलेज में फेल कर जाओ, व्हिच शुड नॉट हैपन इवेंचुअली। बट जो मेरी स्टार्टिंग की सैलरी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इट इज़ अराउंड $400 to $600, लाइक इसमें वैरी कर सकती है। इंडियन रुपीस के हिसाब से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इट वुड बी अराउंड लाइक 40,000 से लेकर 60 to 70,000 तक वैरी करती है व्हेन आई विल बी 19, मतलब बिगनिंग में। हाँ, ठीक है। कृष्णा, हमारे दर्शकों को यहाँ पे एक बात बताइए कि अगर स्पॉन्सरशिप ना मिलती
तो फिर उसके क्या रिपरकशंस रहते? मेरे लिए जैसे अभी मैं 17 ईयर्स का हूँ और जो एज लिमिट है दैट इज 25, अराउंड 25 जी। तो आई वुड हैव प्रोबेबली गॉन फॉर ड्रॉप। मैं ड्रॉप लेकर और मेहनत करता और होपफुली अगले साल हो जाता, बट आई वाज लकी इनफ एंड मैंने अच्छे से मेहनत की हुई थी, तो आई गॉट सिलेक्टेड इन मर्चेंट नेवी दिस ईयर ओनली। ओके, अगर किसी कैंडिडेट को जो मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है उसके पास स्कॉलरशिप नहीं है, तो उसका क्या, स्पॉन्सरशिप नहीं है तो क्या नुकसान रहता है उसका? स्पॉन्सरशिप बेसिकली तो फिर आप बीएससी के लिए जा सकते हैं, और उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस रहता है उस चीज़ का, एंड दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता है। कुछ एक्सपेंसेस के ऊपर बताएंगे हमें? बेसिकली मेरे कॉलेज की फीस है अराउंड 7,07,000, बट अगर वो आप बीएससी के लिए जाएंगे दैट विल गो अराउंड 25 to 30 lakhs and that is 2 for 3 years. अच्छा, मीन्स अगर आपको ये कंपनी, चाइनीज़ कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं देती तो खर्चा बहुत ज़्यादा स्केल पे चला जाता। बट मैं उस साइड को देख ही नहीं रहा था, मैं देख रहा था कि मेरे को करना है तो डीएनएस के थ्रू करना है, इसलिए मैं ड्रॉप के लिए जाता। नहीं तो कंपनीज एक्चुअली अगर इस कंपनी से नहीं होता तो आई हैड 2 कंपनीज मोर, मेरी 2 कंपनीज और सिलेक्ट मेरे को सिलेक्ट कर लिया था। बताएंगे प्लीज उन कंपनीज के बारे में? जी, मेरा एक एंग्लो एशियन में हो चुका था, उसका रिटर्न मैं क्लियर कर चुका था, एंड मेरा सेकंड इंटरव्यू था इस बार। 2 जुलाई को इंटरव्यू है, बट ऑफ कोर्स मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो आई वोंट गो फॉर इट। बाकी एक गुडवुड कंपनी थी TMI से, दैट इज इन पुणे, एंड एंग्लो एशियन का जो कैंपस है वो अपना करजत में, दैट इज इन महाराष्ट्र। एंग्लो एशियन हांगकांग बेस्ड कंपनी है और अपनी गुडवुड इज फ्रॉम सिंगापुर। ओके, तो मीन्स आपको 3 कंपनीज की तरफ से स्पॉन्सरशिप का ऑफर मिल चुका था, जिसमें से आपने चाइना बेस्ड कंपनी को चूज किया। कृष्णा, आप महज 17 साल के हैं और इस उम्र में 17 साल बड़ी नाजुक उम्र मानी जाती है, जिसमें पेरेंट्स को टेंशन लगी रहती है हमारा जवान लड़का बिगड़ ना जाए। लड़के जो होते हैं उनमें एक इमोशनल बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, डेवलपमेंट हो रहा होता है बॉडी में, और मूड स्विंग्स भी आते हैं, रेज होता है, गुस्सा होता है। आपके साथ ऐसा कुछ है? मेरे साथ थोड़ा सा था कि मेरे को एंगर इश्यूज मेरे बहुत बढ़ रहे थे। मैं आई वाज दैट स्वीट गाय ऑफ द फैमिली जो कि कभी गुस्सा नहीं करता था, बट इस एज पे वो था कि थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे थे। बट मेरा ये रहता है कि मेरे को जिन चीज़ों में वो करना होता है आई विल जस्ट गो फॉर इट। मैं नहीं देखता कि क्या हो रहा है आसपास, मेरे को जिस चीज़ में चेंजेस लाने हैं मैं ला के दिखाता हूँ। एंड ये सेम चीज़, मेरे को एंगर इश्यूज बढ़ रहे थे, आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। मैंने एंड आई एम अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ गाय, मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करता हूँ, एंड उसी चीज़ की वजह से मेरे एंगर इश्यूज बहुत कंट्रोल में रहे। एंड बाकी जो कि आप बता रहे थे कि मूड स्विंग्स रहते हैं, मैं बहुत रेयरली बाहर जाता था इन 2 सालों में, लाइक +1 +2 में, तो फिर आई वाज इन वेरी कंट्रोल्ड काइंड ऑफ थिंग। ओके कृष्णा, इस एज में एक तो ये हो गया एंगर इशू, मूड स्विंग्स, एक होता है या तो आप किसी का क्रश हो जाते हैं या कोई आपका क्रश हो जाता है। आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा इस नाजुक उम्र में? मेरे मम्मा ने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि अभी के लिए अपने करियर पे फोकस करना है, हमें प्राउड पहले फील करवा और फिर जाकर तू किसी और को फील प्राउड फील करा सकता है। हाँ, ये रहता है कि इंटरेक्शन रहती है लोगों के साथ, बट मेरे लिए मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा करियर था, इसलिए आई जस्ट वेंट फॉर माई करियर रादर देन लुकिंग फॉर समवन एट दिस पॉइंट। कितना फोकस रखना पड़ता है, मैं वो देख के हैरान हो रही हूँ कि इस एज में भी इतना फोकस रख रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो यंग नौजवान लड़के लड़कियाँ होते हैं वो फेल हो जाते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं करियर जो है उनका गिर जाता है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने बोला कि मैं स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन हूँ, आपके फेवरेट डीटी कौन है, किन्हें बहुत मानते हैं? कृष्ण भगवान जी। मैं रोज़ 45 मिनट्स तो अराउंड मेरा रहता है कि सुबह पूजा करनी होती है, बाकी शाम को भी मैं हर चीज़ हैंडल करता हूँ पूजा में, हर टाइम मैं रहता हूँ मंदिर में कि ये करना है वो करना है, सो आई एम दैट स्पिरिचुअल काइंड ऑफ गाय इन माय फैमिली। तो आप फिर वृंदावन भी गए होंगे? जी जी। कितनी बार जा चुके हैं? 3 बार इन टोटल। आपने श्री कृष्ण से क्या सीखा? सबसे बड़ा लेसन आपने अपनी लाइफ में? सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए यही था कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैं कर्म करता गया और इवेंचुअली अब फल मिल चुका है। ऑल्दो अब मैं और कर्म करते रहूँगा ताकि और सक्सीड करूँ अपनी लाइफ में जी। एंड यस, यही मेरा सबसे बड़ा लेसन था। राइट। तो कृष्णा, यहाँ ना एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी कि क्या जो लोग अपने धर्म को, अपने स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा इनग्रॉस्ड होते हैं, क्या उनका जो कर्मा होता है, उनकी जो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा बेटर वे में, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या वो पूरी कर सकते हैं? आपका इस पर क्या टेक है? दिस इज माई टेक ऑन दिस सिचुएशन। हर
इंसान का अलग अलग हो सकता है जी। बाकी मेरी तरफ से तो ये रहता है कि हाँ, जैसा आपने बोला कि थोड़ा बेटर रहता है, यस मेरे अकॉर्डिंग वो बंदा बहुत लीनियंट रहता है, वो अपने काम को लेकर फोकस रहता है, दैट इज ऑल। बाकी मेरा ओपिनियन है, बाकी वैरी कर सकता है। कृष्णा, इतनी छोटी एज में आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल लेवल पे आके बात करते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बताइए, क्या आप फिल्में वगैरह देखते हैं? लास्ट टाइम पिक्चर कब देखी थी, मूवी कब देखी थी? मैंने लास्ट टाइम, मेरे कजन्स आए हुए थे मेरे घर में, सो तभी मैंने लास्ट मूवी देखी थी, एंड दैट वाज इन जनवरी आई गेस। लास्ट मूवी तब देखी थी, मतलब 7-8 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को। और मैंने तब लास्ट मूवी देखी थी। और बाकी आई एम काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ पर्सन। ओके, मैं तो आप कोई नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम कुछ नहीं देखते? नहीं लिया है। आपने ऐसा कुछ नहीं करते? तो यूट्यूब पे मैं बेसिकली ध्रुव राठी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। उनके जो डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ वीडियोस रहते हैं जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव रहते हैं, बस उन्हें फॉलो करता हूँ। बाकी जो उनका पॉलिटिकल साइड है मैं उसे नहीं लेकर चलता हूँ, क्योंकि हर पर्सन का अलग अलग पॉलिटिकल साइड होता है। सो आई डोंट टेक हिज पॉलिटिकल ओपिनियंस एज माय पॉलिटिकल ओपिनियन, सो आई जस्ट फॉलो हिज डॉक्यूमेंट्री वाली साइड बस। कृष्णा, मुझे यहाँ एक बात और आपसे पूछनी है, आप आउटडोर गेम्स खेलते हैं? कितने दोस्त हैं आपके? आप पिकनिक पार्टीज़ पे दोस्तों के साथ जाते हैं? कुछ वो बताएंगे उसके बारे में? मेरे लाइफ में ऐसा रहता है कि आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत बड़ा सर्कल चाहिए, मेरे को एक छोटा सर्कल हो, बट द क्वालिटी ऑफ दैट फ्रेंडशिप शुड बी वेरी नाइस। कि मेरे को एकदम लीनियंट पर्सन जो लाइक वाइब मैच करनी चाहिए, बेसिकली वाइब मैच होनी चाहिए, वाइब मैच हो रही है, एंड दैट पर्सन इज फोकस्ड टू हिज लाइफ एज वेल, अपने करियर ओरिएंटेड है, दैट्स व्हाट अ पर्सन नीड्स। एंड वैसे ही दोस्त मैं प्रेफर करता हूँ। तो आप फिल्में देखने भी नहीं जाते बाहर, रेस्टोरेंट? बहुत कम रेस्टोरेंट्स वगैरह मेरे को बहुत पसंद है, कि ऐसे कैफेज वगैरह विजिट करना। जलंधर में भी मैंने जब भी बाहर निकला हूँ तो मैं कैफेज के लिए निकला हूँ या फिर ट्यूशन्स वगैरह के लिए निकला हूँ। बाकी एज सच कि फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने जा रहा हूँ, शाम को बाहर निकल रहा हूँ। मैं फुटबॉल बहुत खेलता हूँ, मैं फेंसिंग खेल चुका हूँ, मैंने इन टोटल 5 मैचेस खेले हैं फेंसिंग के, एंड उसमें से 4 गोल्ड मेडल्स हैं एंड 1 सिल्वर मेडल था। एंड आई वुड हैव क्वालिफाइड फॉर माय स्टेट चैम्पियनशिप, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं कर पाया था उस टाइम पे। ओके, मेरे सोर्सेज मुझे ये भी बताते हैं कि आपका फैमिली सिर्फ और सिर्फ आपके विजन के कारण, आपकी फर्दर स्टडीज़ के कारण, कि आप कुछ करना चाहते थे डिफरेंट, बेसिकली वो हिमाचल के हैं, तो हिमाचल से उठकर अपरूट होकर वो पंजाब में आके बैठ गए कि यहाँ ज़्यादा आपको नर्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हाँ। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मैं हिमाचल में एक बहुत छोटे शहर से था, रेहन करके नाम है जी। उस शहर का, उसमें इतना ज़्यादा लाइक ऐसा नहीं है कि उधर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, नो ऑफेंस टू एनीवन उस पॉइंट पे, बट एक अपॉर्चुनिटी लेवल रहता है कि जो कि आप एक ऐसी जगह पे नहीं ले सकते। एंड जब से मैं जलंधर आया हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली है मेरे को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड हाँ, मेरे पेरेंट्स का बेसिकली एक तो ये रीज़न था कि एक बेटर एजुकेशन के लिए मेरे को जलंधर इतना ज़्यादा उन्होंने रिस्क लिया कि आउट ऑफ नोवेयर बाहर निकलना, शेयर टू शेयर, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगले 5 से 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? एज वेरी ओबीडियंट ऑफिसर ऑफ मर्चेंट नेवी। ओके, और एक चीज़ बताइए, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन गए, तो किस रैंक पे जाएंगे? बेसिकली मर्चेंट नेवी में कभी पढ़ाई छूटती नहीं है। अच्छा जी। पढ़ाई हर रैंक के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, 3-3, 4-4 महीने, लोगों को 1.5 साल लग जाते हैं। लेकिन वो लगने ही लगने होते हैं बेसिकली, तो पढ़ाई तो कभी छूटती नहीं है। तो फिर ये बढ़िया बात है कि अपने वो रूट से कनेक्टेड रहता है बंदा, कि पढ़ना तो है ही है। अभी भी जैसे मेरे भैया हैं जो मैंने बताया था, वो अभी 2nd ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो इवन ही स्टडीज फॉर लाइक 5 आवर्स और समथिंग। कृष्णा, आपने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि एग्जाम्स थे जो सेंट्रल एग्जाम बीच में लीक हो गए थे। देखिए, कहीं ना कहीं आज के टाइम की अगर हम बात करें, आप स्टूडेंट हैं, इस चीज़ों से निकले हैं कि मेजर एग्ज़ाम लीक्स हुए हैं इस साल, तो एज अ स्टूडेंट आप क्या फील करते हैं उस चीज़ को लेके? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने नीट दिया था, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख लगा था। वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट 580 आउट ऑफ 720। एंड आई गेस, जहाँ तक मेरे को लगता है कि उस टाइम पे सीट अच्छी खासी मिल जाती है, बट इस टाइम पे उसका लाखों में रैंक आया है, विच इज़ क्वाइट डिप्रेसिंग, बिकॉज उसने बहुत मेहनत करी थी। मेरे सामने आई हैव सीन हर वर्किंग वेरी हार्ड। सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी, IMUCT का भी लाइक ये एग्ज़ाम लीक हो चुका था, रैंक्स वर बीइंग सोल्ड आउट, इसके एक्चुअल प्रूफ्स भी निकल के आए थे, बट चलो इतना लाइमलाइट में नहीं आया इशू, क्योंकि IMUCT इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ हाई लेवल एग्जाम, इसलिए इतना लाइमलाइट में नहीं आया। और ऊपर से अभी नीट की वजह से वो भी ओवरशैडो हो गया था, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बहुत कम आवाज़ उठी थी इसके बारे में। बट
इवेंचुअली आई गॉट इनटू दिस मर्चेंट नेवी फील्ड। बाकी जिनका कोई नहीं हुआ- मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से देश को, सरकार को, कि क्या करें, नौजवान बेटर कैसे फील कर सकता है? बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग टू, अगर थोड़ा सा हम जैसे स्टैंडर्ड्स ऑफ दीज एग्ज़ाम्स, अगर ये चीज़ें हम इम्प्रूव करें तो बेसिकली एक फेयर एडवांटेज, एक फेयर चांस सभी के लिए होना चाहिए। कि ये ना हो कि जिसने पेपर लीक करा या फिर जो रैंक्स खरीद ले रहा है उसे तो ज़्यादा आउट ऑफ नोवेयर एडवांटेज मिल गया, एक डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं मिल रही वो चीज़। सो आई फील लाइक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ है ये। तो आई फील लाइक थोड़े से स्टैंडर्ड्स अगर एग्ज़ाम्स के ज़्यादा बेटर हों तो फिर ज़्यादा बहुत बड़ी गुहार लगाई कृष्णा ने सरकारों को, अफसरों को, देश को, सरकार चलाने वालों को, कि फेयर चांस यूथ डिज़र्व करती है सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करने की। कृष्णा, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछ रही हूँ। आप दादाजी के पोताजी हैं, है ना? हाँ जी। आपके ग्रैंडफादर एक ऑफिसर रिटायर हुए हैं, तो अपने ग्रैंडफादर से ऐसी कौन सी सबसे वैल्यूएबल लेसन आपने लिया जो आपके बहुत काम आया? उन्होंने भी मेरे को यही चीज़ बताया कि ग्रो फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। हमेशा उन्होंने मेरे को एक फेयर चांस दिया, मेरे को बोलने का चांस दिया हमेशा कि मेरे को क्या करना है। उन्होंने ऐसे नहीं किया कि बायस्ड रहे थोड़ा कि ये कर वो कर वो कर। उन्होंने मेरे को फेयर चांस किया कि तूने जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ, जितना पैसा लगेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस तू करता चल, तू बस हमें रिजल्ट अच्छा ला के दे। बाकी बस यही मेरा मेरे दादू ने मेरे को जितना सपोर्ट किया, आई डोंट थिंक सो मेरे को और कोई करता। किसी ने किया। Okay, बाकी मेरे it's पेरेंट्स भी beautiful. बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व रहे थे, मेरे करियर को रिलेटेड। दे वर वेरी टेंस्ड जब तक रिजल्ट नहीं आए थे। बाकी रिजल्ट अच्छा आया तो मैंने ऐसा भी सुना है कि आप इधर एग्ज़ाम दे रहे थे अपने मर्चेंट नेवी के, अलग अलग लेवल्स थे एग्ज़ाम्स के, एक एग्ज़ाम आपने दिया, उसके बाद आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, तो फिर आप दिल्ली से ट्रैवल करके वापस आ रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताएंगे? हाँ, तो मेरा 29 फेब को मेरा मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम था, एंग्लो ईस्टर्न का रिटन एग्ज़ाम। तो मैं उसके लिए गया पहले, एंड उधर मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ अराउंड आई गेस 11 मेरा ख़त्म हुआ था। उसके बाद आई स्टार्टेड मूविंग टू हिमाचल। मैं थोड़ा ट्रेन वगैरह का किया, ट्रेन में बैठे, और फिर 24 आवर्स में हमें 1000+ किलोमीटर्स ट्रैवल करना था। एंड वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था मेरे लिए, क्योंकि अगले दिन मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था। तो रात को 12 बजे तक हम हिमाचल पहुंचे थे दिल्ली से। फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक मैंने थोड़ा रिवाइज वगैरह किया। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट आई हैड टू डू व्हाट आई हैड टू डू। तो बस वो 1 बजे तक आई स्टडीड अलॉट। उसके बाद 8 बजे उठकर, नींद तो बहुत ज़्यादा थी, बट अब आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू, सो आई जस्ट वेंट फॉर इट। और बोर्ड एग्जाम्स भी अच्छे गए। अच्छा हो गया था एग्ज़ाम फिर? बहुत अच्छा ओके, एक चीज़ बताइए कि आपने जो एग्ज़ाम्स दिए वो प्रोसेस थोड़ा बताएंगे कि रिटन एग्ज़ाम थे, फिजिकल था, इंटरव्यू था, कुछ उसके बारे में बताएंगे? ओके, तो बेसिकली मर्चेंट नेवी को बेसिकली जो अपना डेक कैडेट के लिए एग्जाम्स रहते हैं उसके लिए पहले तो स्पॉन्सरशिप एग्जाम स्टार्ट होते हैं, फेब से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो फेब से एग्जाम स्टार्ट होते हैं स्पॉन्सरशिप के। अगर आपने रिटन क्लियर किया तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। आपका अगर इंटरव्यू, जो कंपनी है वो बुलाएगी। एग्जैक्टली। जैसे इंटरव्यू क्लियर हो जाता है फिर आपको मेडिकल्स के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल्स हो जाता है, अलॉन्ग साइड उसके साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो कि आपकी मेंटल बेस्ड रहता है, आपका माइंडसेट पता करने के लिए, मेंटल एबिलिटीज देखने के लिए। वो एग्जाम के बाद आपको एक बेसिक क्राइटेरिया दी जाती है कि आपको IMUCT क्वालिफाई करना है, विच इज़ अ गवर्नमेंट एग्जाम। गवर्नमेंट एग्जाम होता है वो, ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट हमारी। एंड वो एग्जाम आपको बेसिकली क्वालिफाई करना होता है। कुछ कंपनीज का रहता है, जैसे एंग्लो ईस्टर्न का कुछ बेसिक क्राइटेरिया रहता है कि आपको इसके अंडर रैंक लानी है। ओके। तो उस चीज़ में रहता है कि आपको क्वालिफाई करना ही करना है वो चीज़। बाकी जो मेरी कंपनी थी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि आपको रैंक लानी है। कंपनी ने आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ा और आपको इंटरव्यू, मेंटल एबिलिटी, और जो गवर्नमेंट का टेस्ट था वो टेस्ट क्लियर करना था, एक पर्टिकुलर रैंक आपका आ गया। उसके बाद फिर आगे इंटरव्यू, फिजिकल एग्जाम कुछ था? कुछ भी नहीं, वो मेडिकल्स में सारा फिजिकल वगैरह एग्जाम हो चुका था। बाकी अभी तो फिलहाल ज्वाइनिंग ही है। फिर उसके बाद आप वहाँ जाके उस कॉलेज में पढ़ेंगे? जी, पढ़ाई कंप्लीट होगी और फिर उसके बाद आप जहाज़ पे बैठ जाएंगे? जी। आपको डर नहीं लगता समंदर से? नहीं, मेरे को सिर्फ हाइट्स का थोड़ा बहुत फेयर है, बाकी तो नहीं। तो घर वाले कितना मोटिवेटेड हैं, एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत। मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी मेरे को भी एक्साइटमेंट है मेरे यूनिफॉर्म की, जो वाइट कलर वाली है। वाइट यूनिफॉर्म, द ड्रीम यूनिफॉर्म। एग्जैक्टली। कृष्णा, हमारे ऑडियंस को, जो आपके बाद वाले लोग हैं, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो, और जो नौजवान अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आप कुछ भी मैसेज देना चाहेंगे जो उनके काम आ जाए? मेरा सिर्फ एक लेसन रहता है कि नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप ग्रोइंग।
जितना सीखते जाओगे उतना ग्रो करते जाओगे। राइट। तो बेसिकली यही मैसेज रहता है। बाकी वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड टू व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ। सब हो जाता है, बस मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। May you soar like an eagle। आप नई नई बुलंदियां छुएं और आपकी सक्सेस के लिए हाई फाइव। तेरी मेरी कहानी में आज मेरे साथ थे महज 17 साल के एक यंग नौजवान कृष्णा अवस्थी, जिन्होंने अपने फैमिली को प्राउड फील करवाया। उम्मीद है आज आपके इस सेशन से मोटिवेट हुए होंगे, आपका भी खून खौल रहा होगा, आप भी कुछ प्लान करेंगे। बस यही हमारा एम रहता है कि तेरी मेरी कहानी में एक ऐसी कहानी लाएं जो आपकी कहानी को बदल दे। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।